और दूसरा अध्ययन हम लोगों का होगा नंद वंश। तो शिशुनाग वंश में मुख्य रूप से दो शासक आते हैं। कौन कौन? एक तो आता है शिशुनाग और दूसरा आता है कालाशोक, या इसे काकवड़ दिखाया। नंद वंश में भी मुख्य रूप से दो ही शासक आते हैं। एक आता है महापद्मनंद और दूसरा आता है धनानंद। कि इनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। दोनों वंशों को आज अच्छे तरीके से हम लोग समाप्त कर लेंगे। अगर शिशुनाग वंश के अगर इसकी समयावधि की हम लोग बात किया जाए कितने समय तक ये शासन करता है, तो 412 से लेकर के 344 बीसी तक इसका शासन चलता है शिशुनाग वंश का। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग 412 से लेके 344 बीसी तक। अगर इसकी हम लोग बात किया जाए तो ये 344 बीसी से लेकर 323-24 बीसी तक इसका शासन होता है। तो यहाँ पे इसका जो शासन व्यवस्था रहा है 344 बीसी से 324 या 23 बीसी माना जाता है कि ये शासन व्यवस्था रहा है। अब यहाँ पे जैसे शिशुनाग की बात की जाए तो 412 से ये 366 बीसी तक शासन करता है। तो ये जो शासन करता है 366 से बीच में इसके शासन व्यवस्था, जैसे कि ये पूरी तरीके से 344 बीसी तक नहीं जाता है, बल्कि ये 412 से 392 तक 392 कर लीजिएगा। ये 392 से 366 तक शासन करता है। बाद में इसके कुछ पुत्र होते हैं, लगभग 10 पुत्र माने जाते हैं कि 10 पुत्र बाद में बाकी के शासन करते हैं। तो आगे हम लोग इसके डिटेल देखा जाएगा। महापद्मनंद और धनानंद की शासन व्यवस्था की बात की है 344 से शुरू होता है और 324 और 23 तक इन लोगों का शासन व्यवस्था जाता है। हालांकि मगध साम्राज्य में इनके शासन व्यवस्था की समयावधि नहीं पूछता, इस वजह से आप लोग इस पे बहुत ज्यादा परेशान न हो। नहीं, इसे आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं कि कौन सा काला क्रम है। एंशिएंट हिस्ट्री में काला क्रम सामान्यतः बड़े बड़े शासकों का पूछता है। अशोक का पूछ देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पूछ देता है। गुप्त काल में हम लोग देखेंगे उन्हें गुप्त शासन के बारे में पूछ दिया जाता है सामान्य तौर पे। लेकिन मगध साम्राज्य को जो जितने भी वंश यहाँ पे शासन किए हुए हैं उनके बारे में मगध साम्राज्य से जरूर प्रश्न पूछता है और उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है इससे पहले हर्यक वंश के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे शिशुनाग वंश की। और शिशुनाग वंश की जो भूमिका थी वो पिछली वीडियो में हमने बना दिया था कि किस प्रकार से हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसका प्रधान सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग को जनता ने नागदशक के विरुद्ध लाकर के मगध के गद्दी पे बैठा दिया और शिशुनाग पहला ऐसा शासक होता है जिसे जनता के द्वारा राजगद्दी प्रदान किया गया, जनता के द्वारा राजा का पद प्रदान किया गया। और भारतीय इतिहास में जनता के द्वारा राजा बनने वाला पहला राजा कौन बन जाता है? शिशुनाग। इसे जनता ने अपने जो है कि अपने नागदशक के विरुद्ध विद्रोह करके इसे मगध के साम्राज्य पे बैठा दिया था। तो शिशुनाग की जो सबसे बड़ी जो सफलता होती है, महान सफलता होती है, जिसके बारे में बोला जाता है शिशुनाग ने बहुत बड़ी कामयाबी पाई थी, वह कामयाबी था अवंती की विजय। इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोगों से बताया था कि उदयन तक अवंती की जो विजय थी, अवंती के मध्य निर्णायक युद्ध नहीं हो पाया था। हालांकि उससे पहले अजातशत्रु कुछ क्षेत्रों को जीतता है, बिंबिसार भी कुछ क्षेत्रों को जीतता है, लेकिन अवंती जो मगध का लगातार पुराना शत्रु बना हुआ था, दोनों के मध्य पुराने रूप से शत्रुता चली आ रही थी, लेकिन इनके मध्य निर्णायक युद्ध नहीं हो पा रहा था। कारण कई सारे थे, ताकि दोनों लोगों की शक्तियां थोड़ा मजबूत थी, दोनों एक दूसरे के शक्तियों से भयभीत होते थे। इस वजह से अवंती से कोई फाइनल युद्ध नहीं हो पा रहा था जिससे कि अवंती को या तो मिला लिया जाए या तो अवंती से हार दिया जाए। लेकिन यह काम आके कर देता है शिशुनाग। इस शिशुनाग की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है कि लंबे समय से अवंती से जो मनमुटाव चला रहा था, जो अवंती से संघर्ष की जो विचारधारा, जो संघर्ष की अवधारणा बनी आ रही थी, उसका यह अंत कर देता है और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला देता है। जब अवंती मगध साम्राज्य में मिल जाता है तो मगध साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा है वह मालवा तक पहुंच जाता है। और एक फायदा और होता है, एक फायदा ये होता है कि अवंती के अधीन ही वत्स कार्य कर रहा था। जो वत्स महाजनपद था वो अवंती के अधीन ही था। तो जब शिशुनाग अवंती पर विजय प्राप्त कर लेता है तो अवंती के साथ साथ उसे वत्स भी मिल जाता है, यानी वत्स पे भी मगध का अधिकार हो जाता है। अच्छा, एक चीज और कुछ इसके बारे में कहा जाता है कि शिशुनाग अवंती
अवंती पर आक्रमण नागदशक के शासनकाल में किया था, क्योंकि नागदशक का प्रधान सेनापति था। तो उसका प्रधान सेनापति रहते ही इसने अवंती पर आक्रमण किया था, और उसके आक्रमण के तत्काल बाद ही नागदशक को पदच्युत करके वहां की जनता ने मगध का जो साम्राज्य था, मगध का राज सिंहासन था, वो शिशुनाग को सौंप देता है। ठीक, तो थोड़ा सा शिशुनाग के बारे में इन्हीं सब घटनाओं को हम लोगों को लिखना है। शिशुनाग का इम्पोर्टेंस यही है, लिखिए। शिशुनाग की सबसे बड़ी, सबसे महान सफलता, शिशुनाग की महान सफलता उसकी अवंती विजय थी। अवंती की विजय थी। इसने अवंती के साथ लंबे समय तक चले आ रहे मनमुटाव को, लंबे समय तक चले आ रहे मनमुटाव को समाप्त करके उसे अंतिम रूप से मगध में मिला लिया। अंतिम रूप से मगध में मिला लिया। राइट, यहां तक चीज समझ में आ गया कि अब अवंती से क्या था, जो लंबे समय से जो संघर्ष चला आ रहा था, वो लंबे संघर्ष को इसने समाप्त कर दिया। जो अवंती से मनमुटाव चला आ रहा था, जिस वजह से दोनों लोग युद्ध नहीं कर पा रहे थे, उसका अंत शिशुनाग ने कर दिया और अवंती पर आक्रमण करके उसको जीत करके मगध साम्राज्य में अंतिम रूप से, फाइनल रूप से मगध का पार्ट बना देता है, मगध का अंग बना देता है। लेकिन इससे पहले की कुछ घटनाओं को जान लीजिए कि अवंती विजय से पहले की क्या घटना थी। देखिए, शिशुनाग नागदशक का प्रधान सेनापति था पहले से। ऐसा माना जाता है कि शिशुनाग नागदशक का प्रधान सेनापति रहते ही, नागदशक का प्रधान सेनापति रहते ही अवंती पर आक्रमण करता है। अवंती पर आक्रमण करता है तथा इसी आक्रमण के तुरंत बाद मगध की जनता नागदशक को पदच्युत कर शिशुनाग को मगध का सिंहासन सौंप देता है। यानी ये चीजों की समझ में आगे क्लियर हो गया कि ऐसा माना जाता है। इस बारे में कई सारे ऐतिहासिक प्रमाणों की भी बात की जाती है कि कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो शिशुनाग नागदशक का सेनापति रहते ही वह अवंती पर आक्रमण कर देता है और उसके तुरंत बाद वहां की जनता नागदशक को पदच्युत करके उसे मगध के सिंहासन पर शिशुनाग को बैठा देती। क्यों नागदशक को पदच्युत करते हैं? क्योंकि नागदशक एक विलासी शासक था, एक कायर शासक था। इसके अंदर उस तरीके की क्षमता, उस तरीके की कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। जनता के मध्य असंतोष व्याप्त हो गया था। इसके समय में ढेर सारी चोरी, डकैती, हत्याएं प्रारंभ हो गई थी। इस वजह से जनता त्रस्त थी। जनता चाह रही थी कि एक ऐसा शासक हो जो मजबूत शासक हो, हमें सुरक्षा प्रदान कर सके, चोरी, हत्या, डकैती राज्य में रोका जा सके। और यही माना गया कि शिशुनाग ने अवंती के मध्य जब सफल आक्रमण
किया तो जनता इसे आक्रमण से, इसके प्रधान सेनापतित्व से, इसके गुरु से प्रभावित होती है। इसीलिए यह नागदशक के सेनापति को जनता सबसे उपयुक्त मानती है। यही वह व्यक्ति है जो मगध की साम्राज्य या मगध हम लोगों की रक्षा कर सकता है, या मगध साम्राज्य की रक्षा कर सकता है, मगध साम्राज्य को मजबूत बना सकता है। तो जनता ने उसके आक्रमण के तुरंत बाद ही इसे शिशुनाग को मगध के राज सिंहासन पर बैठा देती है और नागदशक को पदच्युत कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि यह जनता के द्वारा बनने वाला भारत का पहला राजा था। इस चीज को ध्यान रखें। अब क्या होता है, अवंती की विजय हो जाती है। महाजनपद काल आप लोग पढ़े होंगे पीछे, तो आप लोगों को पता होगा कि अवंती का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ताकि जब हम लोग महाजनपद पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने सब लोकेशन बताए थे कि अवंती महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है, वक्त महाजनपद कहाँ पड़ता है। सारे जितने 15-16 जनपद थे, सारे जनपदों के बारे में हमने बताया था। तो अवंती की विजय से अब क्या होता है, अवंती की विजय से मगध साम्राज्य की जो सीमा है वो बढ़ जाता है, विस्तृत हो जाता है। क्योंकि अवंती के साथ साथ वत्स भी इसके साथ आ गया था, अवंती के अधीन था वत्स। अवंती वत्स दोनों किसके समय में आ जाते हैं, शिशुनाग के समय में आ जाता है। प्रीम यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मगध साम्राज्य के कौन से शासक ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया, तो शिशुनाग यहाँ पे आंसर हम लोगों का होगा। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं जब थोड़ा सा टफ प्रश्न बनाना होता है तो इस प्रकार के प्रश्न को क्रिएट कर दिया जाता है कि अवंती को किसने मिलाया, वत्स को किसने मिलाया, अंग को किसने मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इस सब चीजों को ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों पर हम इसीलिए बहुत ही डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बस जाए। अवंती की विजय के बाद होता है क्या, अवंती की विजय के बाद मगध साम्राज्य की सीमा बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, अवंती जो कि मध्य प्रदेश का पार्ट था, मालवा का पार्ट था, तो उसके सीमा मगध साम्राज्य की मालवा तक पहुंच जाती है। और इसी विजय से वत्स भी मगध के अधीन हो जाता है, क्योंकि वत्स अवंती के ही अधीन था। इस चीज को ध्यान रखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अवंती के विजय से, अवंती के विजय से, अवंती के विजय से मगध साम्राज्य की सीमा, मगध साम्राज्य की सीमा पश्चिम में मालवा तक पहुंच जाती है, मालवा तक पहुंच जाती है, पहुंच जाती है तथा अवंती विजय, अवंती विजय से वत्स भी मगध के अधीन आ जाता है, मगध के अधीन आ जाता है। क्यों, क्योंकि लिख लीजिएगा, क्योंकि वत्स अवंती के ही अधीन था, अवंती के ही अधीन था। इसका भी जवाब मिल गया कि आखिर क्यों वत्स आ जाता है, तो वत्स अवंती के अधीन था, अवंती पे जब विजय होता है तो वत्स भी आ जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है शिशुनाग के लिए, वह इम्पोर्टेंट है कि इसके समय में इसने राजधानी, मगध की राजधानी गिरिब्रज था, और गिरिब्रज के बाद यह वैशाली को मगध की राजधानी बनाता है। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि शिशुनाग ने गिरिब्रज के अलावा वैशाली को भी राजधानी बनाता है और बाद में चल करके इसकी मुख्य राजधानी वैशाली ही बन जाती है। यहाँ लिख लीजिए, यह भी प्रश्न पूछता है कि किसने कौन सी राजधानी बनाई। देखिए, शिशुनाग ने गिरिब्रज के अतिरिक्त, गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को मगध की राजधानी बनाया, वैशाली को मगध की राजधानी बनाया, राजधानी बनाया, जो बाद में मगध की प्रमुख राजधानी बनी, प्रमुख राजधानी बनी थी। ये तो हो गया शिशुनाग। फिर शिशुनाग की मृत्यु हो जाती। शिशुनाग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र बनता है राजा, जिसका नाम था कालाशोक था। पुराणों में उसे काक वर्ण भी कहा जाता है। और कालाशोक ने एक महत्वपूर्ण काम ये किया था कि उदयन ने जिस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, कालाशोक ने भी वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र को पुनः बना दिया और कालाशोक के बाद पाटलिपुत्र अंत तक मगध की राजधानी रही। इसको ध्यान रखिएगा। तो अगला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, कालाशोक।
डालिए हेडिंग कालाशोक। इसे काक वर्ण भी कहा जाता है। काक वर्ण माने कौवे के रंग का, इसको ध्यान रखिएगा। काक वर्ण का मतलब होता है कौवे के कलर का, कौवे के रंग का। तो ये बनता है 394 से 366 ईस्वी तक इसका शासन व्यवस्था चलता है। तो ये समय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आते हैं इसके बारे में, पहले ध्यान लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं। तो शिशुनाग की मृत्यु के बाद शासक बनता है कालाशोक, राजा बनता है, और इसे पुराणों में काकवर्ण कहा गया। यह भी प्रश्न पूछता है कि कालाशोक को काकवर्ण कहाँ कहा गया है। तो पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। यह उदयन के बाद क्या चेंज करता है, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाता है, और इसके बाद पाटलिपुत्र अंत तक राजधानी रहती है मगध साम्राज्य की। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह यह थी, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन था। जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो हमने 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक के समय, जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्षों के बाद होता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब होता है, 483 बीसी में होता है। तो 100 वर्षों के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह समय कब हो जाएगा, 383 बीसी हो जाएगा। और वाण भट्ट की हर्षरी से यह पता चलता है कि कालाशोक की हत्या महापद्म नंद ने कर दिया था। यानी कालाशोक की हत्या कर दी गई थी, और हत्या करने वाला कौन था, महापद्म नंद था। लेकिन इसके बावजूद भी, यानी इसके हत्या के बाद भी लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसे नंदीवर्धन कहा गया, जिसे कहीं कहीं महानंदिन नाम भी लिख करके आता है। तो कई सारे इतिहासकार नंदिन और महानंदिन को अलग अलग मानते हैं, लेकिन आज कुछ इतिहासकारों ने इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि नंदीवर्धन ही महानंदिन था। ये दोनों अलग अलग नहीं है। और आज सर्वाधिक जो मान्य मत यही है कि नंदीवर्धन और महानंदिन दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही व्यक्ति है। क्योंकि पुराणों में 2 नाम उल्लेख किया जाता है, नंदीवर्धन और महानंदिन, जिसे माना गया है कि यह शिशुनाग वंश का अंतिम राजा है। तो कई सारे इतिहासकार दोनों को अलग अलग मानते हैं कि नंदीवर्धन अलग व्यक्ति है, महानंदिन अलग व्यक्ति है। लेकिन वर्तमान में इस बात में एक मत है, इस बात में सर्वसम्मति बन गई है कि दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए कालाशोक। शिशुनाग की मृत्यु के बाद, पैराग्राफ यानी हेडिंग डाल लीजिएगा कालाशोक, फिर लिखिएगा शिशुनाग की मृत्यु के बाद। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बनता है। मगध का शासक बनता है, मगध का शासक बनता है। पुराणों में इसका नाम, पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। सॉरी, पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है काकवर्ण किसे कहा गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए, इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार है। तो कुछ बिंदुओं में लिख लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछता नहीं इन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन के बारे में तो जानकारी है काफी, लेकिन इसके बाद हम लोग जैसे कालाशोक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे नंद वंश में भी कुछ शासक ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलता। इस वजह से इनके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी चीजों को एक जगह हम लोग समेट देते हैं, और इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी प्रश्न आएगा यहीं से प्रश्न आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कोई जानकारी न इतिहासकारों के पास है, न ही कोई रिसर्च ऐसा आया है जो इनके बारे में और ज्यादा चीजों को बता सके। जो जानकारियां हैं उसको हम लोग कुछ बिंदुओं में समेटेंगे। तो लिख लीजिए, इसके संबंध में इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार है। लिखिए नंबर 1, एक एक करके लिखते जाइए। नंबर 1, यह पाटलिपुत्र को उदयन के बाद पुनः राजधानी बनाता है।
राजधानी बनाता है और पाटलिपुत्र अंत तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की राजधानी बनी रही, अंत तक का मतलब हो गया नंद वंश में भी मगध की राजधानी यही थी, पाटलिपुत्र ही थी। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसके समय में, नंबर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके समय में नंबर 2, इसके समय में वैशाली में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद, इसे करिएगा, 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अगर सन लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 383 BC। अच्छा, एक चीज आप लोगों के लिए प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पढ़े होंगे आप लोग, इसके बारे में मैंने बताया भी था। द्वितीय बौद्ध संगीति में 2 काम हुए द्वितीय बौद्ध संगीति में, तो दोनों कामों को बताइएगा। अगर पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो वहां आपको जवाब मिलेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखिए कि ये चीजें होगी। 2 घटनाएं इसके इंपॉर्टेंट रही। राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया गया, जो उदयन बनाया था। उदयन के बाद शिशुनाग ने राजधानी को चेंज कर दिया था, फिर से पाटलिपुत्र राजधानी बना देता है कालाशोक। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में होता है, किस वंश के शासन काल में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात किया जाता है, कुछ चीजें और निकल करके आती हैं कि वारभट्ट की एक किताब है जिसका नाम है हर्षचरित। इससे पता चलता है कि कालाशोक की हत्या कर दिया था किसके, महापद्म नंद ने कर दिया था। इस चीज को ध्यान रखिए। उसके बाद एक बुक और है महाबोधि वंश, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इससे पता चलता है कि इसकी हत्या के बाद भी इसके 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया था। ध्यान रखिएगा। देखिए वारभट्ट की हर्षचरित से यह पता चलता है कि महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या कर दी थी। ठीक, अगला पॉइंट इसी में आप लोग लिख लीजिएगा, इसी के नीचे। तो एक बुक है, बौद्ध ग्रंथ का बुक है महाबोधि वंश। तो महाबोधि वंश से क्या जानकारी लगता है कि इसके हत्या के बाद भी इसके 10 पुत्रों ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया था। लिख लीजिएगा इसी में अगला पॉइंट वाइज जो उसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग लिख रहे थे। तो 1, 2, 3, 4 करके आप लोग लिखिएगा, जो भी क्रम आएगा। लिखिए बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश से यह पता चलता है कि इसके हत्या के बाद इसके 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। 22 वर्षों तक शासन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है कि कालाशोक के बाद क्या उस वंश का अंत हो जाता है या फिर वह वंश लगातार चलता रहता है। तो ये यहाँ पता चलता है कि महाबोधि वंश जो बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ यह पता चलता है कि इसके 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। फिर पुराणों से इस वंश के अंतिम राजा का भी पता चलता है। तो ध्यान रखिए, पुराणों देखिए, पुराणों से शिशुनाग वंश के अंतिम राजा पुराणों में काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जानना। पुराण में
बाणभट्ट के हर्षचरित में, महाबोधि वंश में, कहाँ पे ऐसी चीजें हैं। यहाँ पे बताया पुराणों के अनुसार इस वर्ष का अंतिम राजा, लिख लीजिएगा, पुराणों के अनुसार इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था। अच्छा, एक नाम और आता है जिससे महानंदिन भी कहा जाता है। जैसे हमने क्या बताया, दोनों को अलग अलग मान रहे थे, लेकिन अब मान लिया गया कि दोनों एक ही हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से अपने सेंटेंस को बना लेंगे कि पुराणों के अनुसार इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, जिसे महानंदिन भी कहा जाता था। जिसे महानंदिन भी कहा जाता था। अच्छा, एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे नंदवंश से, यहाँ पे नंदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि नंदवंश का व्यक्ति है। महानंदिन में भी नंद लगा हुआ था, इसका मतलब ये न रहे कि नंद वंश के व्यक्ति है, क्योंकि इसके बाद महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है। तो ये तो रहा हम लोगों का शिशुनाग वंश। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंद वंश के बारे में। आइए, अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, नंद वंश। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। इतिहास को हम लोगों ने इतना आसान कर दिया है कि अब इतिहास आप लोगों को ये नहीं लग रहा होगा कि इतिहास को रटने वाली चीज है, या इतिहास में सिर्फ समय रटे जाते हैं, सिर्फ तथ्य जो है कि तिथि रटे जाते हैं और तथ्य रटे जाते हैं, नाम रटे जाते हैं। बल्कि इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन उसको इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना होगा ताकि वो इंटरेस्टिंग बने। अगर उस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर इतिहास बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को इतिहास बेकार लगेगा। लेकिन इतिहास को हम लोग इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं कि एक जिज्ञासा होती है, एक स्टोरी हम लोगों के दिमाग में चलता है कि आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार से घटनाएं घट रही है। उसके अध्ययन का ढेर सारे फायदे भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि हमें पता चलता है कि किस कंडीशन में किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। अगर वैसी हम सेम कंडीशन हम लोगों के पास आए तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में इस चीज के बारे में, उसे सेम कंडीशन के बारे में क्या निर्णय लिए गए, उसका रिजल्ट क्या रहा, सफल रहे या नहीं रहे, इन सब चीजों पे भी चर्चा कर दिया जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, नंद वंश की बात कर लेते हैं। नंद वंश का जो पहला शासक है या जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद था। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था कि नंद वंश का जो संस्थापक था वह महापद्मनंद था, जो निम्न वर्ण से संबंधित था। ऐसा माना जाता है कि उसका जो वर्ण था निम्न वंश से संबंधित था। तो नंद वंश में जो पहला शासक है कौन है, महापद्मनंद। तो हेडिंग हम लोग डाल देंगे महापद्मनंद। महापद्मनंद, ये हम लोगों की हेडिंग हो जाएगी। अब लिखिए, यह नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक था जो निम्न वर्ण से संबंधित था। निम्न वर्ण से संबंधित था। अब ध्यान देखिए, एक चीज और यहाँ पे निकल करके आता है कि भारतीय इतिहास में यह पहला शासक था, पहला राजा था जो निम्न वर्ण से संबंधित था या शूद्र था। यानी मगध की गद्दी पर बैठने वाला ये पहला ऐसा राजा होता है जो शूद्र था। न केवल मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला राजा शूद्र था, बल्कि भारत में भारतीय इतिहास का ये पहला शूद्र राजा था, महापद्मनंद। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए कि भारतीय इतिहास का यह पहला ऐसा राजा था जो शूद्र था। भारतीय इतिहास का यह पहला शूद्र राजा था। अच्छा, इसके निम्न वर्ण के बारे में कई सारे ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई। जैन ग्रंथों में भी चर्चा आया, बौद्ध ग्रंथों में भी चर्चा आया है। इसके बारे में बताया जाता है कि किसी वेश्या का जो है कि लड़का था, कोई बताता है किसी नाई के लड़का था, नाई पिता का लड़का था। यानी जो वेश्या थी वो उच्च कुल की थी, लेकिन जिसका पिता था वो निम्न कुल का था। इस तरीके से कई सारी जो है कि इसके बारे में घटनाएं, इसके बारे में जिक्र मिलता है। कई सारे ग्रंथों में इसके बारे में इस चीज को लेकर के जिक्र मिलता है। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, ताकि वो सब फालतू चीजें वहां से कभी प्रश्न पूछेगा भी नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि ये निम्न कुल से संबंधित था, निम्न वर्ण से संबंधित है, यानी शूद्र वर्ण से संबंधित था। और ये पहला ऐसा राजा बनता है जो शूद्र था, भारतीय इतिहास का पहला राजा, मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला राजा। इसे विभिन्न ग्रंथों में इसके नामों की भी अलग अलग चर्चा की गई, यानी अलग अलग कई सारे ग्रंथों में इसके अलग अलग नाम
की चर्चा की गई है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे पुराणों में इसके कई सारे नाम मिलते हैं। पुराणों में इसे महापद्मनंद मिलता है, सर्वछत्रांक मिलता है, परशुराम मिलता है। और बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया है। तो इसको थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि निम्न में से किसे सर्वछत्रांक की उपाधि दी गई थी, या किसका नाम सर्वछत्रांक है, किसका नाम जो है कि परशुराम है, किसका नाम जो है कि महापद्म है। तो ये सारे नाम के बारे में प्रश्न यहाँ से पूछते रहे। तो इसके नामों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता रहा। इसके कई सारे नाम आते हैं, पुराणों में 2-3 नाम आता है, बौद्ध ग्रंथों में अलग नाम आता है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिए कि विभिन्न ग्रंथों में इसके अलग अलग नामों का उल्लेख मिलता है, अलग अलग नामों का उल्लेख मिलता है, अलग अलग नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे पुराणों में इसे सर्वछत्रांक, इसके बाद महापद्म, सर्वछत्रांक, महापद्म। पुराणों में जैसे कि इस सर्वछत्रांक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसकी इस चीज को ध्यान। महापद्म को उल्लेख मिलता है कि परशुराम को उल्लेख मिलता है, परशुराम तथा बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया है, उग्रसेन कहा गया है। ठीक, यानी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते रहे कि सर्वछत्रांक जो नाम का उल्लेख किया गया, कहाँ पे उल्लेख किया गया, पुराणों में किसके लिए उल्लेख किया गया, महापद्मनंद के लिए उल्लेख किया गया। इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद निम्न कुल का जान करके आप इसे हल्के में बहुत मत लीजिए कि निम्न वर्ण से संबंधित है तो मगध का सबसे बेकार राजा रहा होगा। तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे महापद्मनंद के बारे में, जिसे सुन करके, इसे जान करके आप भी विश्वास नहीं करेंगे क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है। निम्न कुल का यह व्यक्ति जो सर्वछत्रांक की उपाधि धारण करता है, इसका मतलब होता है क्षत्रियों को नाश करने की उपाधि धारण करता है। यह मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में अब तक का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके पास अतुल संपत्ति थी, ढेर सारी संपत्ति थी। इसके पास असंख्य सेना थी, यानी सेना भी इसे बहुत बड़ी सेना रखता था। और इसके विजयों के बारे में बोला जाता है कि इसने कोई भी ऐसा राज्य उस समय का नहीं बचा जिसके ऊपर इसने विजय न प्राप्त किया हो। और यह जो है कि इस प्रकार से विजय प्राप्त करता है, यानी विजय प्राप्त करके अपने समस्त राजवंशों को एक छत्र रूप से हरा देता है। एक छत्र हरा करके वह एक राट की उपाधि भी धारण करता है, यानी कि वह अपने समय के सभी राजवंशों को हरा करके एक छत्र शासन स्थापित करके एक राट की उपाधि धारण करता है। यानी महापद्मनंद के बारे में एक तथ्य और पता चलता है कि मगध साम्राज्य में जितने भी शासक हुए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था यह। मगध के सिंहासन पर बैठने वाला सबसे शक्तिशाली राजा हुआ यह। इसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, अतुल संपत्ति थी। इसके पास सेना भी बहुत बड़ी सेना थी, यानी बहुत काफी बड़ा यह सेना रखता था और मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा बनता है। यह अपने समय के जितने भी राजा थे सभी राजाओं को हराता है, सभी राजाओं को एक छत्र हरा करके एक राट की उपाधि धारण करता है। यह पहला ऐसा राजा था जो कलिंग की विजय प्राप्त करता है। यह मगध का पहला ऐसा राजा था जो विंध्य पर्वत को पार करके, यानी कि विंध्य पर्वत की सीढ़ी को पार करता, गंगा घाटी को पूरा पार करके वहां तक अपनी विजय पताका फहराता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, यह मगध की गद्दी पर बैठने वाला, मगध की गद्दी पर बैठने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसके पास अतुल संपत्ति, तथा असंख्य सेना थी, असंख्य सेनाएं थी।
असंख्य सेनाएं थी। यानी यहां तक तो पता लग गया कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, इसके पास संपत्ति भी बहुत ज्यादा थी, सेना भी बहुत ज्यादा थी, और इसके जो विजय था, इसके विजयों के बारे में पुराणों में भी उल्लेख किया गया। देखिए कई बार यहाँ पुराणों की बात किया गया, जैसे बहुत सारी चीजें, यानी पुराणों से हमें मगध साम्राज्य के बारे में ढेर सारी जानकारियां पता चलती थी। लिख लीजिए, इसके विजय के बारे में विस्तृत उल्लेख, इसके विजयों का विस्तृत उल्लेख, विजयों का विस्तृत उल्लेख पुराणों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। राइट, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह अपने समय के सभी राजवंशों को पराजित करके, यह अपने समय के सभी राजवंशों को पराजित करके, सभी राजवंशों को पराजित करके एक छत्र शासन करता है, एक छत्र शासन करता है तथा एक राठ की उपाधि धारण करता है, एक राठ की उपाधि धारण करता है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गया कि यह कितने शक्तिशाली था। इसके शक्तियों के बारे में हमें पता चला कि पुराणों से इसकी विजयों के बारे में भी पता चलता है। यह भी पता चलता है कि यह एक छत्र जो है कि शासन करता है और एक राठ की उपाधि भी ग्रहण करता है। इसके अलावा इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या थी, यह कलिंग पर विजय पाने वाला पहला व्यक्ति था जो कलिंग पे भी विजय प्राप्त कर लेता है, और कलिंग जब जाता है तो वहां पे एक नहर खुदवाता है और वहां से जिनसिन की मूर्ति लेकर के चला आता है, और विंध्य पर्वत को पार करने वाला यह पहला शासक था जो विंध्य पर्वत को पार कर जाता है, यानी विंध्य के क्षेत्र को भी पार कर जाता है, जहां जो है कि विंध्य के क्षेत्र को पार करके वहां पे जो है कि अपना ध्वज पताका या विजय पताका फहराने वाला ये पहला शासक है। तो लिखिए, यह कलिंग पर भी विजय प्राप्त करता है। कलिंग कहाँ है? कलिंग अभी जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसी को बोला जाता है कलिंग, जिसके ऊपर हम लोग देखेंगे एक का एक बड़ा जो है कि युद्ध होता है अशोक के समय में, जहाँ पे अशोक बहुत बड़ा नरसंहार करता है कलिंग में, तो वही उड़ीसा वाले क्षेत्र को बोला जाता है कलिंग। ध्यान रखिएगा, यह पहली बार ऐसा था कि यह कलिंग पर विजय प्राप्त करता है और यहाँ पे नहर खुदवाता है तथा यहाँ से जिनसेन की मूर्ति या प्रतिमा उठा करके लेके चलाता है। तो जो भी चीजें हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली बार हो रहा है। तो लिखिए, यह कलिंग पर विजय प्राप्त, कलिंग पर पहली बार विजय प्राप्त करता है, ऐसे कर लीजिएगा, यह कलिंग पर पहली बार विजय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है तथा वहां नहरें खुदवाता है, नहरें खुदवाता है एवं कलिंग से वापस आते समय जिनसेन की प्रतिमा लेकर चला आता है, जिनसेन की प्रतिमा ले आता है, जिनसेन की प्रतिमा ले आता है। इसीलिए कभी कभी इसे जिनचोर भी कह दिया जाता है, जिनसेन की प्रतिमा लाने के लिए जिनचोर कह दिया जाता है। उसके अलावा अगर दक्षिण की बात करें तो विंध्य पर्वत को पार करके अपनी विजय पताका फहराने वाला भी ये पहला शासक था। इस चीज को ध्यान रखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। इसके अलावा दक्षिण में विंध्य पर्वत को पार करके, लिखिए, यह दक्षिण में विंध्य पर्वत को पार करके, विंध्य पर्वत को पार करके अपनी विजय पताका फहराने वाला, विजय पताका फहराने वाला यह पहला शासक था। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसने मगध साम्राज्य को एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया था।
देखा जाए तो पूरा उत्तर भारत इसमें मगध साम्राज्य का पार्ट हो गया था, सिर्फ पंजाब को छोड़ करके। यानी इसके समय की बात किया जाए तो इसने मगध साम्राज्य का जो सीमा था उसको बहुत ही विशाल कर दिया था। और उत्तर भारत की बात किया जाए तो सिर्फ पंजाब को छोड़ करके संपूर्ण उत्तर भारत, मालवा एवं गोदावरी तक इसने मगध साम्राज्य की सीमा को फैला दिया था। इसीलिए इसे उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। इस चीज को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लिखिए, इसने मगध साम्राज्य की सीमा, इसने मगध साम्राज्य की सीमा को पंजाब को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत, पंजाब को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत, मालवा तथा गोदावरी तक विस्तृत कर दिया था, विस्तृत कर दिया था। इसीलिए इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। यानी महापद्मनंद के बारे में हम लोगों ने कई सारी चीजों को देखा कि यह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। इसने मगध साम्राज्य की सीमा को बहुत ही विशाल कर दिया था, बहुत ही मगध को विशाल साम्राज्य में इसने बदल दिया था। और यह प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी बोला जाता है। प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन है, तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट महापद्मनंद को बोला जाता है। इसके बाद की घटनाओं के बारे में इतिहास में बहुत सारी जानकारियां नहीं मिलती हैं। महापद्मनंद के बाद ऐसा माना जाता है कि 8 नंद राजा हुए, यानी महापद्म को लेकर के 9 राजा, महापद्मनंद को छोड़ करके 8 राजा होते हैं। लेकिन उसके विषय में, इन राजाओं के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। सिर्फ एक बात का पता चलता है कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था धनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। और यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है, और अग्रमीज का मतलब होता है उग्रसेन का पुत्र होता है। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, धनानंद हेडिंग नहीं डालेंगे, बल्कि डालेंगे महापद्मनंद के उत्तराधिकारी, ताकि यहाँ पे उसके उत्तराधिकारियों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो हम सीधे सीधे धनानंद डाल देंगे, मतलब हो जाएगा कि हम बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो उसके वंश के बारे में जानकारी जो थोड़ी बहुत मिलती है, हम उसे नेग्लेक्ट करेंगे। तो हेडिंग हम लोग होगा महापद्मनंद के उत्तराधिकारी, कि इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे महापद्मनंद के उत्तराधिकारी। ठीक, महापद्मनंद के उत्तराधिकारी लिखिए। महापद्मनंद के बाद कुल 8 नंद शासक हुए, 8 नंद शासक हुए, परंतु इनके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है, बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। पैराग्राफ चेंज करिए। यह माना जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक, यह माना जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अच्छा देखिए, नाम है इसका धनानंद, तो सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग कई बार काम भी होता है। तो यह जो धनानंद था बहुत ही लालची व्यक्ति था, इसे धन इकट्ठा करने की लत लग गई। यहाँ पे नंदवंश का शासक धनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्रश्न पूछता है
कि सिकंदर के समकालीन मगध साम्राज्य में कौन शासक था? तो धनानंद था। जो सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था, यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है। अग्रमीज कहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट काम करिएगा। यह भी प्रश्न पूछता है कि अग्रमीज किसे कहा गया है? तो धनानंद को कहा गया है। किसने कहा है? यूनानी लेखकों ने कहा है। तो यहाँ तक तो चीज हो गया। अब देखिए धनानंद क्या था? यह धन इकट्ठा करने का इसकी बहुत लालसा होती थी, यानी धनों का बहुत ही लोभी व्यक्ति था। धनानंद सिर्फ नाम ही नहीं था बल्कि धन का ये बहुत लोभी व्यक्ति था, और धन इकट्ठा करने के चक्कर में इसने छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था। इसने इतनी इस प्रकार की कर व्यवस्था थी कि जनता बिल्कुल त्रस्त थी, बहुत ही जनता असंतुष्ट थी, जनता पूरी तरीके से परेशान थी। और जनता जब असंतुष्ट थी और परेशान थी इस अत्याचारी शासन की वजह से, तो जनता के मध्य एक घृणा और असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती है, और इसी का फायदा उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद मगध साम्राज्य के बाद जो नए वंश की शुरुआत होती है, नए साम्राज्य की स्थापना होती है, उसे मौर्य साम्राज्य बोला गया। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य के बीच में कुछ आक्रमण होते हैं, विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे ईरानियों का आक्रमण होता है और यूनानियों का आक्रमण होता है। हमने क्या बताया कि सिकंदर के समकालीन था, तो इसी के समय सिकंदर का भी भारत पे आक्रमण होता है। तो हम लोग पहले उसको देखेंगे, उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि यही साथ इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा धनानंद के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इसके बारे में जान लीजिए। जैसे हमने क्या बताया, इसके धन इकट्ठा करने की इसकी लत लग गई थी, इसकी एक लालसा थी, व्यसन थे, जैसे होता नहीं एडिक्ट हो जाना धन को इकट्ठा करने का। ये छोटी छोटी वस्तुओं पे ढेर सारा कर लगा करके जनता से बलपूर्वक धन वसूल लेता था। इसके अलावा कहा जाता है कि इसने गंगा नदी में एक सुरंग बनवाया था, उस सुरंग में 80 करोड़ धनराशि छिपा करके रखा हुआ था। तो ये माना जाता है कि धनों का बहुत ही लोभी था, बहुत ही बड़ा लालसा था। इसी समय माना जाता है कि गुरु चाणक्य इसी के दरबार में आते हैं, और यह चाणक्य जो कि देखने में बहुत ही कुरूप व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे नहीं थे, बहुत खूबसूरत नहीं थे चाणक्य। तो यह चाणक्य का भरी दरबार में अपने धन के घमंड में, अपने दौलत के घमंड में, भरी दरबार में चाणक्य का उपहास करता है, चाणक्य का मजाक उड़ाता है। उसी समय चाणक्य ने यह वचन लिया था, यह शपथ लिया था कि जब तक हम धनानंद को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। और चाणक्य को एक व्यक्ति मिलता है, एक बच्चा मिलता है, चंद्रगुप्त मिलता है, और चंद्रगुप्त को अटेंड करते हैं, और उसी चंद्रगुप्त के माध्यम से वह धनानंद की सत्ता को समाप्त करते हैं, धनानंद को खत्म करके, और नंद वंश के ऊपर यानी मगध साम्राज्य के ऊपर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते थे। जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में, तो हम चाणक्य की उस पूरी स्टोरी पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर हुआ क्या था धनानंद के दरबार में, किस तरीके से धनानंद की वजह से गुस्सा होते हैं चाणक्य, उन्होंने क्या प्रण लिया था, और किस प्रकार से उन्हें चंद्रगुप्त मिलता है, और चंद्रगुप्त के अंदर उन्होंने किस प्रकार से देखा कि यह व्यक्ति, यह लड़का जो है आगे चल करके एक बड़ा सम्राट बनेगा, बड़ा राजा बनेगा। चाणक्य की यह दृष्टि थी, चाणक्य की इस प्रकार की अंतर्दृष्टि थी कि वो बच्चे को देख करके समझ गए कि यह लड़का भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बड़ा सम्राट बनेगा। और उन्होंने उस लड़के को अपने साथ ले लिया और अपने अंदर में उसे ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग दे करके चंद्रगुप्त मौर्य वही लड़का बनता है और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कुछ पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए धनानंद धन इकट्ठा करने का लोभी था, धन इकट्ठा करने का लोभी था। इसने 80 करोड़ धनराशि 80 करोड़ धनराशि गंगा नदी में सुरंग बनाकर छिपाया था। धन की लिप्सा में यह छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाकर जनता से बलपूर्वक कर वसूलता है, जनता से
बलपूर्वक कर वसूलता है, जिससे जनता के मध्य जिससे जनता के मध्य इसके विरुद्ध घृणा एवं असंतोष व्याप्त हो जाता है। घृणा एवं असंतोष व्याप्त हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त इसकी हत्या कर देता है। राइट। तो ये हत्या की भी एक स्टोरी है, किस प्रकार से चंद्रगुप्त हत्या करता है। चंद्रगुप्त प्रारंभ में धनानंद को पराजित नहीं कर पाता है, तो आगे हम लोग देखेंगे जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो